वेरी गुड इवनिंग दोस्तों मैं हूं सेन गुप्ता और आज आपके लिए लेक्चर लेके आया हूं फंडामेंटल राइट्स पे। फंडामेंटल राइट का जो फर्स्ट लेक्चर था वह मैंने आपको पढ़ा दिया। ये जो लेक्चर है मेरा आज, ये फंडामेंटल राइट का सेकंड लेसन होगा और ये जो लेसन है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में होगा। तो अगर आप हिंदी के छात्र हैं तो भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, और आप अगर इंग्लिश के छात्र हैं तब भी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप फंडामेंटल राइट पहली बार देख रहे हैं मेरे इस चैनल के ऊपर तो आपको करना क्या है, आपको जाके पहले जो मैंने फंडामेंटल राइट का पहले वीडियो डाल दिया वह आपको ज़रूर से देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप वो नहीं देखोगे तो आपको जो आगे की जो मैं पढ़ा रहा हूँ आज वो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, वह आपके सर के ऊपर से चला जाएगा। तो सबसे पहले आप करिए क्या, फंडामेंटल राइट का जो मैंने फर्स्ट वाला वीडियो डाला है आप उसको जाके देखिए, फिर ही आपको ये वाला लेसन समझ में आएगा। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक देखना है फिर तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो आप इस वीडियो को आराम से देख सकते हो। तो चलो मैं यार स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं जो आर्टिकल आज आपको पढ़ाऊँगा यह होगा आर्टिकल 13। सबसे पहले हम लोग आज कौन सा आर्टिकल पढ़ेंगे, तो हम लोग आज जो आर्टिकल पढ़ेंगे सबसे पहले यह पढ़ेंगे आर्टिकल 13। आज हम लोग दो आर्टिकल पढ़ने वाले हैं, 13 और 14। ठीक है, तो आर्टिकल 13 पढ़ेंगे और हम आज 14 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मतलब समझ लेते हैं हम लोग आर्टिकल। देखो 13 क्या है, देखो आर्टिकल 13 क्या है। ये दोस्तों आर्टिकल 13 जो है ये हमसे कहता है कि अगर कोई भी कानून ऐसा बनाया जाता है, ठीक है, अगर कोई भी कानून ऐसा बनाया जाता है हमारे देश के द्वारा जो हमारे मौलिक अधिकार के विपरीत है, ठीक है, यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर कोई ऐसा कानून बनाया जाता है, ऐसा कोई लॉ बनाया जाता है और जो वो लॉ है वह क्या है, फंडामेंटल राइट क्या क्या करता है, वायलेशन, क्या करता है, वायलेशन, तो उस लॉ को सुप्रीम कोर्ट जो है ना वह शून्य कर सकती है, यानी कि आपका वह कर सकती है नल एंड वाइड, यानी कि उसे वो कर सकती है एंड, यानी कि वह उसे ख़त्म कर सकती है। तो मैंने आपसे क्या कहा, आर्टिकल जो 13 है वह क्या करता है दोस्तों, वह सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को ये पावर देता है कि अगर कोई भी लॉ बनाया जाए हमारी देश की संसद के द्वारा या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा या फिर कोई भी ऑर्डिनेंस लाया जाए, यहाँ पर जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ कोई भी लॉ, इसका बहुत बड़ा मीनिंग है, ये मैं अभी आपको जस्ट 2 मिनट के बाद बताऊँगा। अभी आप ऐसा समझो, अगर कोई भी लॉ ऐसा बनाया जाता है जो कि फंडामेंटल राइट्स के विपरीत है, ठीक है, जो कि इस फंडामेंटल राइट में जो प्रोविजंस हैं वह उनके खिलाफ है, वह उनसे हट के है, वह उनसे विपरीत है, अपोजिट है, वह उनका किसी भी तरीके से वायलेशन करता है, तो वह जो लॉ है उस लॉ को सुप्रीम कोर्ट बाय यूजिंग आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट बाय यूजिंग आर्टिकल 226 उस लॉ को ये दोनों लोग जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। अगर वह लॉ स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाया, राज्य के विधायिका ने बनाया है, तो हाई कोर्ट इस्तेमाल करेगा आर्टिकल 226 और उस लॉ को ख़त्म कर देगा, उस लॉ को निरस्त कर देगा। अगर दोस्तों ये बनाया जाता है इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा तो जो है आर्टिकल 32 का उपयोग करके सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उस लॉ को ख़त्म कर देगा। ठीक है, तो अगर ये लॉ बनाया गया है जो कि इन डेरोगेशन है, जो कि अपोजिट है फंडामेंटल राइट्स के, ठीक है, तो इस लॉ को हाई कोर्ट ख़त्म कर सकता है बाय द यूजिंग आर्टिकल 226 और सुप्रीम कोर्ट इसे यूज कर सकता है ख़त्म बाय द आर्टिकल 32। प्री के लिए बहुत ही पुख्ता पॉइंट है, याद रखो, आर्टिकल 32 का इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट कोई भी एक ऐसे लॉ को ख़त्म कर सकता है जो लॉ फंडामेंटल राइट्स के विपरीत है, और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 को यूज़ करके कोई वो वह लॉ ख़त्म कर सकता है जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लॉ हैं, ये आर्टिकल्स हैं जो पावर कन्फर करते हैं, जो पावर देते हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए और हाई कोर्ट के लिए, जिससे कि वह ऐसा लॉ जो बनाया गया है जो कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है उसको वो ख़त्म कर पाएँ। तो यहाँ पे मैं आशा करता हूँ कि आप तक मेरी बात पहुँची होगी। अब यहाँ पे मैंने आपसे वर्ड बार बार कहा लॉ, यानी कि कानून। यहाँ पे लॉ का जो मीनिंग है ना, आप लोग अपने मन में सोच रहे होगे कि लॉ का, देखो आप लोग अभी नए नए हो, इतनी ज़्यादा आपने पॉलिटी पढ़ी नहीं है, तो आप लोग यहाँ पे लॉ के 2 मीनिंग सोच रहे होगे। आप सोच रहे होगे या तो कोई ऐसा लॉ जो पार्लियामेंट ने बना दिया हो, लॉ बनाने का काम कौन करता है, सेंटर में लॉ बनाने का काम पार्लियामेंट करती है,
और स्टेट में दोस्तों अपनी अपनी स्टेट विधायिकाएँ होती हैं, वह क्या करती हैं, लॉ बनाती हैं। तो यहाँ पे अगर किसी स्टेट ने कोई भी ऐसा लॉ बना दिया हो, ठीक है, या फिर किसी पार्लियामेंट ने ऐसा लॉ बना दिया हो, ठीक है, जो कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, उसे ख़त्म कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे लॉ में ये तो आती हैं, जो लॉ के अंडर में सुप्रीम कोर्ट के लॉ के अंडर में पार्लियामेंट के और स्टेट लेजिस्लेचर के तो लॉस आते हैं। यहाँ पर वह भी लॉ काउंट किए जाते हैं दोस्तों जो कि परमानेंट ना हो कि टेम्परेरी होते हैं। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, देखो दो प्रकार के लॉ होते हैं, एक लॉ होता है टेम्परेरी, एक होता है परमानेंट। जो टेम्परेरी लॉस होते हैं ये बनाए जाते हैं आपके ये बनाए जाते हैं दोस्तों आपके ऑर्डिनेंस के द्वारा, ठीक है। और ऑर्डिनेंस कौन लाता है, ऑर्डिनेंस लाने की शक्ति होती है दोस्तों राष्ट्रपति को और गवर्नर को। ये ऑर्डिनेंस कैसे लाए जाते हैं ये मैं आपको पॉलिटी में पढ़ाऊंगा। अभी आप बस ये समझ लो कि ऑर्डिनेंस लाने का उद्देश्य क्या होता है और ये ऑर्डिनेंस करता क्या है। देखो आप मान लीजिए इस समय पर जो पार्लियामेंट है वह सेशन में नहीं है। अभी आप लोग बिल्कुल पॉलिटी में नहीं हो तो मैं आपको इतना ज़्यादा नहीं बताना चाहता, बस मैं आपको लिमिटेड शब्दों में बता रहा हूँ। आप ऐसा समझ लीजिए कि पार्लियामेंट अभी काम नहीं कर रही है, ठीक है। पार्लियामेंट कैसी है, अभी रेस्ट पोजीशन में है। पार्लियामेंट याद रखना, पार्लियामेंट एक साल में ऐसे 3 महीने होते हैं जिनमें पार्लियामेंट काम नहीं करती है। पहला महीना होता है दोस्तों आपका जनवरी, फिर होता है दोस्तों आपका मई, और तीसरा होता है दोस्तों अक्टूबर, ठीक है। पहला जनवरी, दूसरा मई, तीसरा अक्टूबर, ये 3 महीने ऐसे होते हैं इनमें पार्लियामेंट कोई भी काम नहीं करती है। लेकिन अब मान लीजिए एक ऐसी सिचुएशन हमारे देश के सामने खड़ी हो जाए जिस सिचुएशन में दोस्तों कानून बनाना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा तो है नहीं कि पार्लियामेंट सेशन में आएगी और लॉ बनाएगी, ऐसा नहीं होता है। उस समय पर करते क्या है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं और जो गवर्नर होते हैं वह दोस्तों एक टेम्पररी लॉ बना देते हैं, ठीक है। जब पार्लियामेंट सेशन में बैठेगी तो वो टेम्पररी लॉ को क्या कर सकती है, परमानेंट कर सकती है बाद में। लेकिन जब तक के लिए पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में नहीं है तब तक के लिए करती क्या है, ये राष्ट्रपति और गवर्नर जी के द्वारा एक टेम्पररी लॉ पास कर दिया जाता है, जिस टेम्पररी लॉ को हम लोग ऑर्डिनेंस के नाम से जानते हैं, हिंदी में से हम लोग कहते हैं अध्यादेश, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट होते हैं और जो गवर्नर साहब होते हैं ये अध्यादेश जारी कर देते हैं, और जो वो अध्यादेश होता है वह लॉ की फॉर्म में इम्प्लीमेंट हो जाता है पूरे देश के ऊपर। और ये तब तक के लिए होता है जब तक कि हमारी पार्लियामेंट सेशन में नहीं आती। पार्लियामेंट जब सेशन में आती है तब उस लॉ को पार्लियामेंट के ऊपर है कि उस लॉ को जारी रखना है, उसे ख़त्म करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आई होप मेरी आपको इतनी बताई हुई बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आर्टिकल 13 एक बार फिर से बता देता हूँ। आर्टिकल 13 में जो मैं बता रहा था वो एक बार फिर से बता देता हूँ। आर्टिकल 13 में जो लॉ का मीनिंग है वह दोस्तों बस इतना नहीं है कि वो लॉ जो कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए और आपके बनाए गए स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, बल्कि इस लॉ का जो मीनिंग है वह इससे भी ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पे हम लोग उन लॉ को भी काउंट करते हैं जो दोस्तों ऑर्डिनेंस के माध्यम से गवर्नर और प्रेसिडेंट जो है वो बनाते हैं। यहाँ पर हम लोग उन लॉ को भी दोस्तों, या फिर हम कह सकते हैं हम यहाँ पर उन ऑर्डर्स को भी काउंट करेंगे, हम दोस्तों उन रूल को भी काउंट करेंगे, हम दोस्तों उन रेगुलेशंस को भी काउंट करेंगे, हम दोस्तों नोटिफिकेशन को भी काउंट करेंगे, जो कि दोस्तों हमारे जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनके द्वारा दिए जाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लॉ में इनको भी काउंट करते हैं। तो आपको याद रखना है लॉ के अंडर ये 3 चीज़ें काउंट होती हैं आपकी। चौथी चीज़ एक और भी है वो भी बताऊंगा आगे। अभी आप 3 चीज़ें याद रखो, 3 चीज़ें काउंट होती हैं। पहला क्या है, पार्लियामेंट के द्वारा कोई बनाया गया लॉ या फिर स्टेट लेजिस्लेचर यानी राज्य की विधायिका के द्वारा बनाया गया कोई लॉ। फिर आता है आपका गवर्नमेंट जी या प्रेसिडेंट जी, इन दोनों के द्वारा बनाया गया कोई टेम्परेरी लॉ जिसे हम लोग दोस्तों ऑर्डिनेंस के नाम से जानते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे आती है अगली बात, कोई भी हमारा एग्जीक्यूटिव जो है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव मैंने आपको बताया था, यहाँ पे देखो 3 भाग होते हैं गवर्नमेंट के, ठीक है। 3 पार्ट होते हैं यहाँ पे। हमारे जो हमारा पूरा डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें 3 पार्ट हैं उसके। पहला पार्ट जिसे दोस्तों हम लोग कहते हैं आपका जिसे हम दोस्तों कहते हैं आपका लेजिस्लेचर, जिसका काम होता है दोस्तों कानून बनाना। क्या काम होता है, कानून बनाना, जो कि दोस्तों सेंटर में किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा। पार्लियामेंट के 2 हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। और स्टेट में किया जाता है दोस्तों ये स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा यानी कि राज्य की विधायिका के द्वारा। अगला होता है दोस्तों एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में बात किया तो दोस्तों आपके प्रेसिडेंट जी आ जाते हैं, ठीक है। स्टेट के एग्जीक्यूटिव में बात किया तो आपके गवर्नर जी आ जाते हैं, ठीक है। और अगला आता है दोस्तों आपका जुडिशरी, ठीक है। जुडिशरी यानी कि दोस्तों आपकी न्यायपालिका। तो यहाँ पर जो लेजिस्लेटिव होती है उसका काम होता है दोस्तों कानून को बनाना, ठीक है। लेजिस्लेटिव का क्या काम होता है, कानून को बनाना। एग्जीक्यूटिव का काम होता है दोस्तों उस कानून को इम्प्लीमेंट करवाना, यानी कि चलो ठीक है पार्लियामेंट ने कोई कानून
कानून पारित कर दिया। अब उसको पूरे देश के अंदर दोस्तों इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ये दोस्तों करा जाता है एग्जीक्यूटिव के द्वारा, ठीक है। और बाकी जुडिशरी जो होती है वह लेजिस्लेटिव ने जो कानून बनाया है उसको दोस्तों चेक करती है कि ये कानून ठीक है या इसमें कोई गलती वलती तो नहीं है, या फिर ऐसा तो नहीं है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ये कानून नहीं बनाया गया है, ठीक है, या फिर ऐसा तो नहीं है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के विपरीत कानून बनाया गया है, ठीक है। तो ये चेक कराया जाता है जुडिशरी के द्वारा। जुडिशरी देखती है कि जो कानून है उसमें कुछ ऐसा तो नहीं है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से इतर हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होंगी। इसी तरीके के जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, वह भी लॉ के अंडर में काउंट किए जाते हैं, ठीक है। कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दे दिया गया तो वह भी क्या किया जाएगा, कोई भी एग्जीक्यूटिव दोस्तों ऑर्डर दे दिया गया तो वह भी आपका काउंट करा जाता है लॉ के अंडर में, ठीक है। तो यहाँ पे आप मोटी मोटी याद रखो, यहाँ पे लॉ के अंडर में 4 चीज़ें आपकी काउंट करी जाएंगी। पहला दोस्तों पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा बनाया गया कोई नियम। दूसरा दोस्तों प्रेसिडेंट या फिर आप कहें गवर्नर जी के द्वारा बनाया गया कोई टेम्परेरी लॉ। फिर मैं आपको कहूँ कोई भी एग्जीक्यूटिव कोई ऑर्डर पास करते, कोई बाय लॉ लिया या फिर कोई नोटिफिकेशन निकाल दे वो। और चौथा दोस्तों यहाँ पर कस्टम को भी लगाया जाता है, ठीक है। कस्टम का मतलब आप समझते हैं हमारे जो रीति रिवाज होते हैं उनके लिए भी। मान लीजिए आपने सुना ही होगा बहुत सारी सोसाइटीज़ में अलग अलग कस्टम होते हैं, तो यहाँ पे हम इस लॉ के अंडर में कस्टम को भी मानते हैं। अगर कोई ऐसा कस्टम है, ठीक है, पूरे देश के अंदर कहीं पर भी कोई ऐसा कस्टम चल रहा है जिस कस्टम के अंदर ऐसा लिखा हुआ है रीति रिवाज ऐसा है कि भैया अनटचेबल्स को हमें दूर रखना है, ठीक है। या फिर मैंने एक सोसाइटी में एक नियम बना दिया, एक सोसाइटी का मान लीजिए कोई हेड है, उसने क्या करा, सोसाइटी में नियम बना दिया कि यहाँ पे लोअर कास्ट के लोग एंटर नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग बहुत सुपीरियर, हम सब हायर कास्ट के, तो यहाँ पे लोअर कास्ट वाला बंदा नहीं आएगा। अब ये क्या है दोस्तों, फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। क्योंकि फंडामेंटल राइट में क्या लिखा हुआ है, अगर आप आर्टिकल 15 को पढ़ोगे, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, इसमें लिखा हुआ है कि कतई डिस्क्रिमिनेशन आपको करना ही नहीं है दोस्तों, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन आप कर ही नहीं सकते दोस्तों रिलीजन के आधार पर, ठीक है। आपने कह दिया लोअर कास्ट का वो हायर कास्ट का है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव कर रहे हैं दोस्तों रिलीजन के आधार पे। लेकिन जो हमारा संविधान है वह कहता है, उसका आर्टिकल 15 कहता है कि आर्टिकल 15 के अंदर साफ साफ लिख दिया गया है कि डिस्क्रिमिनेशन तो कतई होगा ही नहीं रिलीजन के आधार पे, ठीक है। तो ऐसा कोई कस्टम अगर बनाया जाता है किसी सोसाइटी के द्वारा तो वह भी दोस्तों आपका बिल्कुल ही नहीं चलेगा, ठीक है। उसे भी दोस्तों जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वह उसे नल एंड वाइड कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे लॉ का मीनिंग शायद आपको समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। नहीं समझ में तो कमेंट सेक्शन में लिख दो जो बात नहीं समझ में आई हो, ठीक है। तो मैं चलो आगे चलता हूँ। लॉ यहाँ पे जब भी वर्ड आर्टिकल 13 के रिस्पेक्ट में आपको लॉ को समझना हो तो यहाँ पे लॉ 4 होते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि पेपर के अंदर जब आ जाएगा तो आप गलत करके आ जाओगे। क्योंकि जब हम लोग लॉ को सुनते हैं तो हमारे दिमाग में जनरली होता है कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया लॉ। फिर हम जब और बुद्धि दौड़ा देते हैं तो हमारे समझ में आता है स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया कोई लॉ। लेकिन हम लोग ये तो कभी सोचते ही नहीं है कि लॉ के अंडर में दोस्तों प्रेसिडेंट और गवर्नर इनके भी तो ऑर्डिनेंस आते हैं। क्योंकि ऑर्डिनेंस का मतलब क्या है, ऑर्डिनेंस का सिंपल सा मतलब क्या है, टेम्परेरी लॉ, ठीक है। मैंने इतनी पॉलिटी पढ़ी है ना आज तक, उसमें बस ऑर्डिनेंस का दोस्तों मैंने यही मतलब समझाया कि ऑर्डिनेंस मतलब टेम्परेरी लॉ जो कि प्रेसिडेंट और गवर्नर के द्वारा दोस्तों बनाया जाता है। फिर आता है कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, ठीक है। मान लीजिए किसी भी हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने, ठीक है, जैसे कि भारत का महान्यायवादी है, अब उसने ऐसा कोई ऑर्डर पास कर दिया जो ऑर्डर दोस्तों फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है, तो ऐसे के लिए भी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नल एंड वाइड कर सकता है, ठीक है। नल एंड वाइड का मतलब यहाँ करना ये है कि वह जो कानून है वह स्वतः ही खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर कस्टम, कोई भी रीति रिवाज ऐसा बना हुआ है कहीं पर भी, ठीक है, उस रीति रिवाज में ऐसा हमने बना दिया है सोसाइटी मान लीजिए कोई हेड है और उसने कह दिया कि भाई आज से हमें अपनी जो सोसाइटी है ना उसमें अनटचेबल्स नहीं आने देने हैं, ठीक है। तो ये भी दोस्तों फंडामेंटल राइट का वायलेशन ही है, ठीक है। तो ये जो लॉ है ना इन्हें ये साइमल्टेनियसली ख़त्म हो जाएंगे अगर दोस्तों ये फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट चले जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको जो आर्टिकल 13 है वह समझ में आया होगा। तो चलो एक बार इसे हमने इंग्लिश में तो मैंने आपको समझा ही दिया पूरा, एक बार हमसे हिंदी में भी समझ लेते हैं। इंग्लिश में ये है, आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और मस्त तरीके से नोट्स बना सकते हो, ठीक है। यहाँ जितना पढ़ा दिया इससे आपको पढ़ने की कोई नीड है नहीं, ठीक है। मैं जितना पढ़ा रहा हूँ दैट इज़ इनफ, आपको यहाँ पढ़ने की कोई आवश्यकता है नहीं क्योंकि जितना पढ़ा दिया समझ लो वो एंड है। अब आप उससे ज़्यादा पढ़ना चाहते हो तो वो आपके ऊपर है, लेकिन यहाँ पे आप इतना समझ लो, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की कोई नीड नहीं है। चलो मैं पढ़ देता हूँ इंग्लिश में। यहाँ पे देखो दोस्तों वही लाइन कही गई है कि जो भी लॉ इनकंसिस्टेंट होंगे, विपरीत होंगे हमारे फंडामेंटल राइट्स के, उन्हें दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है वह स्वतः ख़त्म कर देगा। अगला है ये जो पावर है, सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर है इन लॉ को ख़त्म करने की, ये पाई है आर्टिकल 32 से। और हाई कोर्ट के पास जो पावर है जो कि स्टेट लेजिस्लेचर या फिर राज्य की विधायिका में कोई ऐसा लॉ बनता है जो कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है, उसको ख़त्म करने के लिए है, तो वो हाई कोर्ट के पास है आर्टिकल 226 के द्वारा। ओके, तो यहाँ पे आपको इतना समझ में आया होगा। अब आर्टिकल 13 क्या कहता है ये समझ लीजिए, थोड़ा ध्यान से देखिए। ऐसा है जब तक केशवानंद भारती केस, ठीक है, जब तक केशवानंद भारती केस जो है, अगर हम उससे पहले का सिनेरियो देखें
ठीक है। यानी कि अगर हम लोग सिनेरियो देखें दोस्तों केशवचंद्र भारती केस का, यानी कि मैं आपसे यहाँ कहना चाह रहा हूँ, अगर हम 1973 के पीछे का सिनेरियो देखें तो जो हमारा संविधान था उसमें लिखा हुआ था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा, अगर हम लोग संविधान में कुछ भी सुधार करते हैं तो उसको हम लोग लॉ नहीं मानेंगे। ओके, क्या था 1973 से पहले, यानी केशवचंद्र भारती केस से पहले क्या था, अगर संविधान में कोई भी परिवर्तन किया जाता है तो उसके लिए लॉ जो है वो हम नहीं मानेंगे। लेकिन जब केशवानंद भारती केस हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में ये कह दिया कि अगर संविधान का कोई भी संशोधन यानी कि कोई भी अमेंडमेंट इस तरीके से किया जाता है कि वह फंडामेंटल राइट का ना है, वह करता है वायलेशन। फंडामेंटल राइट का क्या करता है, वायलेशन। तो उस लॉ के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, नल एंड वाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे बोला 1973 से पहले क्या था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, अगर मुझे संविधान जो कि पूरा लिखा हुआ है, अगर मुझे उसमें कोई भी परिवर्तन करना है और मैं परिवर्तन इस तरीके से कर देता हूँ कि वह चला जाता है फंडामेंटल राइट के विपरीत, तो वह जो है लॉ नहीं माना जाएगा। लेकिन केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर ये साफ कर दिया, एक नई डॉक्टराइन स्थापित करके, जिसका नाम रखा गया दोस्तों डॉक्टराइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या रखा गया, डॉक्टराइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ये जो डॉक्टराइन है, ये जो प्रिंसिपल है, ये जो लॉ है, ये बनाया गया हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और इस लॉ में सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि ऐसा कोई भी अमेंडमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं किया जा सकता जिससे कि हमारा जो फंडामेंटल राइट है वह क्या हो, वायलेट हो। ओके, अब मैं समझ सकता हूँ आपको ये बात क्लियर समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे आपके मन में एक क्वेश्चन घर कर रहा होगा मन में बार बार, ये जो डॉक्टराइन है ना दोस्तों, डॉक्टराइन ऑफ बेसिक फीचर्स, ये क्या है। तो टेंशन मत लो, आगे समझाऊंगा, इसीलिए मैंने क्या किया है, उसे यहाँ पर रख दिया है। अब ये तो रही देखो इंग्लिश में, अब आप ये पढ़ सकते हो हिंदी में। हिंदी पूरी एक्यूरेट लिखी हुई है, आप पूरा मुझ पे भरोसा कीजिए और आप इससे नोट्स बना सकते हो। हिंदी कंपटीशन के आधार पे है, पढ़ भी सकते हो आप लोग। देखो आर्टिकल 13 क्या है, देखो यहाँ अगर आप हिंदी में भी पढ़ते हो तो वही मीनिंग आएगा जो इंग्लिश में आया, जो मैंने आपको बताया। आर्टिकल 13 घोषणा करता है कि किसी भी मौलिक अधिकार के साथ असंगत या अपमानजनक सभी कानून शून्य हो जाएंगे। तो अगर कोई ऐसा कानून है जो कि बनाया गया है और जो कि कानून दोस्तों असंगत है, यानी कि विपरीत हमारे मौलिक अधिकार के, तो उन्हें क्या कर देंगे, विपरीत, उन्हें दोस्तों शून्य कर देगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। इस शक्ति को सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 में प्रदान किया गया है। अब ये जो जीरो करने की शक्ति है, जो ख़त्म करने की शक्ति है, ये सुप्रीम कोर्ट के पास तो आई है आर्टिकल 32 से, और जो हमारा उच्च न्यायालय है यानी कि हाई कोर्ट है उसके पास ये शक्ति आई है आर्टिकल 226 से, जो किसी भी मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर एक कानून को संवैधानिक एवं असमान घोषित कर सकता है। अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि एक संवैधानिक संशोधन एक कानून नहीं है। अब 1976 से पहले क्या था, आर्टिकल 13 में लिखा हुआ था कि अगर आप संविधान में कोई संशोधन करते हैं तो उसे ऐसा लॉ नहीं माना जाएगा और इसलिए उसे चुनौती भी नहीं दी जा सकती। अब कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया और उसमें ऐसा कुछ भी बना दिया गया, अब मान के चलिए कि वह फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है, तो यहाँ पे तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास में तो पावर है लॉ की, कि वो लॉ के लिए ख़त्म कर सकते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को थोड़ा ना ख़त्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये परेशानी थी। लेकिन जब केशवचंद्र भारती केस आया तो इसमें जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय उसने कहा कि एक संवैधानिक संशोधन को इस आधार पर बदला जा सकता है कि यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और संविधान की मूल संरचना का एक हिस्सा है, इसलिए इसे शून्य घोषित कर सकते हैं। अब यहाँ पे पूरी बात क्या है, वही है कि दोस्तों अगर एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हम लोग करते हैं कि वह बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो दोस्तों हमारे संविधान की जो मूल संरचना है, अगर उसके विपरीत चला जाता है तो यहाँ पे दोस्तों उसको भी नल एंड वाइड घोषित किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब यहाँ पे आपको यह नहीं समझ में आ रहा होगा कि संविधान की जो मूल संरचना है उसका रिलेशन फंडामेंटल राइट के साथ क्या है, तो ये आपको आगे समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे चलो मैं बता देता हूँ, संविधान की जो मूल संरचना है उसका एक हिस्सा है दोस्तों फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो अगर फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि संविधान की मूल संरचना को वायलेट किया गया। आप ऐसा समझो कि मेरी पूरी बॉडी है,
ओके, आप मेरी पूरी बॉडी के अंदर मेरे पैर में समस्या है, तो उसका मतलब यही तो हुआ कि मेरी बॉडी के अंदर समस्या है। अब चाहे मैं इसे ऐसे कह लूँ मेरे पैर में समस्या है, चाहे मैं ऐसे कह लूँ मेरी बॉडी के अंदर समस्या है, क्योंकि जो पैर है वो पार्ट तो मेरी बॉडी का ही है। तो मैं ऐसे कह लूँ कि अब मेरी बॉडी की समस्या है तो ये कोई अलग बात नहीं होगी। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। चलो मैं आगे चलता हूँ। अब यहाँ पर आई डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक फीचर्स की बात। ये है क्या डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक फीचर्स? अब देखो डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक फीचर जो है ना, ये एक ऐसा लॉ है, ये एक ऐसा रूल है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है, और इस लॉ में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये कह दिया है कि भाई साहब ऐसा कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कर सकती है, ऐसी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता पार्लियामेंट के द्वारा या फिर पार्लियामेंट के द्वारा। ऐसा कोई भी संशोधन पार्लियामेंट नहीं कर सकती है जिस संशोधन से जो फंडामेंटल राइट्स हैं या फिर कोई भी बेसिक फीचर जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वह वायलेट हो। अब आपके मन में आ रहा होगा कि मैंने कहा कोई भी बेसिक फीचर जो कि वायलेट हो, ऐसा अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पर जो कोई भी फीचर्स हैं, इनमें दोस्तों कौन कौन से फीचर्स आते हैं तो आप समझ लीजिए। सबसे पहला फीचर्स आता है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ऐसा कोई भी अमेंडमेंट नहीं किया जाएगा जिसमें ऐसा कुछ लॉ बना दिया जाए जिसमें लिख दिया जाए कि हमारे भारत का जो संविधान है वो सुप्रीम नहीं रहेगा, ओके, या फिर ऐसा कुछ भी लिख दिया जाए जिससे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी के ऊपर कोई फ़र्क पड़े। तो ऐसा जो है वह नहीं किया जा सकता। दूसरा सेकुलर करेक्टर। अब हम लोग भैया हैं सेकुलर, हम लोग कौन है? सेकुलर हैं। हमारा कोई धर्म भरम है नहीं हमारे स्टेट का। अब कल को मान लो पार्लियामेंट एक लॉ बना दे जिस पे लिख दें कि हम लोग क्या हैं, आज से हम लोग भैया हिंदू हैं, ठीक है, तो ऐसा कुछ पार्लियामेंट नहीं कर सकती क्योंकि ये एक बेसिक फीचर का पार्ट है। और अगर ऐसा करती है तो बेसिक फीचर डॉक्ट्राइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट उसको जो है बाइट घोषित कर सकती है उस अमेंडमेंट के लिए। अगला है जुडिशियल रिव्यू। अब यहाँ पे देखो जुडिशियल रिव्यू को इसलिए रखा गया है कहीं पार्लियामेंट ऐसा ना करे कि 100% मनमाना पे आ जाए, वह कह दे कि जुडिशियल रिव्यू पार्लियामेंट करे, वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो करेगा ही नहीं। जुडिशियल रिव्यू का दोस्तों मतलब ये होता है अगर कोई भी लॉ पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया, ओके, तो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया अगर कोई लॉ है तो सुप्रीम कोर्ट उस लॉ को चेक कर सकता है कि ये जो लॉ है ये ऐसा तो नहीं है कहीं संविधान के खिलाफ जा रहा हो, हमारे संविधान के अंदर जो प्रोविजंस हैं यह उनके खिलाफ चला जा रहा हो। तो सुप्रीम कोर्ट जो है अब इन लॉज को, पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए जो लॉज हैं उनको चेक करने के लिए एक पावर का इस्तेमाल करती है जिस पावर को अपन लोग कहते हैं सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू की पावर। अब आता है रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हम लोग कौन है? रिपब्लिकन भी है, डेमोक्रेटिक भी हैं। डेमोक्रेटिक इसलिए हैं कि हमारे यहाँ चुनाव होते हैं, और रिपब्लिक इसलिए क्योंकि जो हमारा प्रेसिडेंट है वह दोस्तों इलेक्टेड है। अगला है सेपरेशन ऑफ पावर। हमारे यहाँ पे पावर सेपरेट है, सुप्रीम कोर्ट सेंटर के हाथ में पावर अलग हैं। आपको पता होगा कि जो शक्तियां हैं उनका बंटवारा किया गया है, कुछ शक्तियां सुप्रीम, कुछ शक्तियां सेंटर के हाथ में, कुछ शक्तियां स्टेट के हाथ में हैं। फिर है सॉवरेन। हम लोग कौन है? सॉवरेन है। सॉवरेन का मीनिंग होता है एक ऐसे कंट्री से जो दोस्तों अपनी पॉलिसी खुद से डिजाइन करता है, जो अपनी पॉलिसीज़ को अब चाहे वो देश के अंदर की पॉलिसी हो चाहे विदेश की पॉलिसी हो, अब चाहे पॉलिसी कैसी भी हो, वह दोस्तों उस देश के द्वारा खुद से डिज़ाइन करी जाती है। ऐसा नहीं होता कि वह देश किसी दूसरे देश से पूछे कि भैया बताओ मेरी क्या होगी भैया पॉलिसी। जैसे कि पता लगे कल को भारत पूछने लगे चाइना से बताओ मेरी अमेरिका को लेके क्या पॉलिसी होगी, तो भारत ऐसा नहीं कर सकता। भारत को अंदर यानी कि भारत देश के अंदर और बाहर यानी कि विदेश में जो उनकी पॉलिसीज़ हैं उनको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा, वह विदेशी इसके बारे में नहीं पूछेंगे। अगला है दोस्तों रूल ऑफ लॉ, यानी कि जो हमारा भारत है उसके अंदर कोई भी जो व्यक्ति है वह लॉ से बड़ा नहीं होगा, ठीक है। रूल ऑफ लॉ यहाँ पे क्या चलेगा, ये हमारे भारत के अंदर लॉ जो है उसका रूल होगा, किसी भी व्यक्ति का रूल नहीं होगा। तो आई होप आपको यहाँ पे इतनी बात जो है वह समझ में आई होगी। अब मैं लेके चलता हूँ आपको हिंदी में। तो देखिए बुनियादी संरचना का सिद्धांत क्या है पॉलिटी में आपके, तो ये समझ लीजिए इस सिद्धांत के अनुसार संविधान की कुछ आधारभूत संरचनाएँ या आधारभूत विशेषताएँ हैं जिन्हें संविधान संशोधन के माध्यम
माध्यम से संसद द्वारा निरस्त दूर नहीं किया जा सकता। बता दें, संविधान की सर्वोच्चता आती है, धर्मनिरपेक्षता आती है, न्याय समीक्षा आती है, सरकार का रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक रूप आता है, शक्ति का विभाजन आता है, कानून के नियम आते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया। बात करते हैं हम लोग देखो आर्टिकल 14 की। आर्टिकल 14 अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देखो आर्टिकल 14 बात करता है आपका इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। यहाँ पे आपको दो शब्द दिखाई दे रहे होंगे, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ दोस्तों ब्रिटिश से लिया गया है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अमेरिका से लिया गया है। यानी कि हमने यहाँ पे जो भी एक आर्टिकल है इसको हमने दो देशों से लिया है। इक्वलिटी बिफोर लॉ इज टेकन फ्रॉम ब्रिटिश एंड जो आपका इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है ये हमने लिया है अमेरिका से। अब बात आती है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ की क्या मतलब है, इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है। तो चलो इसको समझ लेते हैं बढ़िया करके कि इक्वलिटी बिफोर लॉ का देखो क्या मतलब है। देखो आर्टिकल 14 में जो बात आई है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इसका मतलब होता है दोस्तों जो लॉ है हमारे देश के अंदर, ठीक है, इसके आप दो मतलब निकाल सकते हो, दो वाइडर मीनिंग होते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ के। पहला तो इसका मीनिंग ये होता है जो लॉ है, ठीक है, वह सभी के लिए एक समान होगा। लॉ क्या होगा, सभी के लिए एक समान होगा, सभी के लिए होगा दोस्तों एक जैसा, यानी कि सभी के लिए इक्वल होगा। ऐसा नहीं होगा कि जो गरीब है उस बेचारे को जो लॉ है उनसे ज़्यादा बांधा जाए और अमीर जो है उन्हें लॉ से छूट दी जाए। जैसे कि एक मान लीजिए लॉ है कि अगर आप रेप करते हैं मान लीजिए तो आपको 10 साल की जेल होगी। अब यहाँ पे एक ऐसा व्यक्ति रेप करता है जो कि गरीब है, अब एक ऐसा व्यक्ति रेप करता है जो अमीर है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि इस बहुत ही घटिया कृत्य के लिए गरीब आदमी को जेल दे दी जाए 10 साल की और अमीर आदमी को जेल दे दी जाए 5 साल की। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कानून की जो आइस है ना उसमें सभी बराबर होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि जो गरीब व्यक्ति है उसे सज़ा ज़्यादा काटनी पड़े और अमीर को कम सज़ा काटनी पड़े। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब होता है जो कानून है उसके लिए सभी लोग बराबर होंगे। अगर किसी कानून के अंदर गरीब के लिए 5 साल की सज़ा लिखी है, ऐसा नहीं होगा कि गरीब अमीर के लिए अलग अलग सज़ा लिखी हो, सज़ा बराबर होती है। अगर आपका जो कृत्य है वह बराबर का है तो जो आपको सज़ा मिलेगी वह भी एकदम बराबर की मिलेगी। तो यह मीनिंग होता है इक्वलिटी बिफोर लॉ का। यानी कि किसी भी प्रकार का जो फेवर है वह नहीं किया जाएगा इन द केस ऑफ लॉ। चाहे आप रईस हों अपने घर के लिए हैं, अगर आप गरीब हैं तो अपने घर के लिए हैं। ऐसा संविधान में इसलिए डाला गया है ताकि जो गरीब है उनके दोस्तों राइट बच सकें। अमूमन होता क्या है, जो अमीर लोग होते हैं वह पैसे दे के अपनी सज़ा को कम करवा देते हैं, गरीब को ज़्यादा चक्की पीसनी पड़ती है, यानी कि जेल में ज़्यादा जो है उसकी मरम्मत की जाती है। लेकिन इस आर्टिकल के आ जाने से ऐसा प्रावधान किया गया है कि चाहे आप अमीर हों अच्छी बात है, आप गरीब हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो सज़ा का प्रावधान होगा वह कैसा रहेगा, बराबर रहेगा, चाहे आप अमीर हो चाहे आप गरीब हो। इसका एक वाइडर मीनिंग तो ये होता है इक्वलिटी बिफोर लॉ का, और इसका एक वाइडर मीनिंग दोस्तों और भी होता है। यह है कि जो लॉ है, ठीक है, कि जो क्या है आपका लॉ है, ओके, इस लॉ के लिए क्या किया जाएगा दोस्तों, सभी के द्वारा बराबर से माना जाएगा। ऐसा नहीं होगा भैया कि अमीर आदमी जो है वह इन लॉ के लिए कम माने और जो गरीब आदमी है उसे इन लॉ को ज़्यादा फॉलो करना पड़े। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। यानी कि अगर मैं आपसे इतनी बात जो मैंने कही उससे मैं अगर आपसे एक लाइन में कहूँ तो आप ऐसा समझ सकते हो, कानून जो है वह सभी के लिए एक बराबर होंगे। बस इतना समझ लो, ठीक है। अब इसमें कुछ असम्पशंस भी हैं, उनकी हम आगे बात करेंगे। तो पहले तो हम यहाँ देख लेते हैं, एक्सेप्शन पे तब जाएंगे। इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इस लाइन का मतलब हुआ कि अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति है जो कि हमारी भारत की सीमा के अंदर है, उसके लिए जो राज्य है वो ना तो इक्वलिटी बिफोर लॉ के लिए मना कर सकता है, ना इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के लिए मना कर सकता है किसी भी देश के व्यक्ति के लिए जो कि देश की सीमा के भीतर रह रहा है। अब यहाँ पे जो दोस्तों मतलब है पर्सन का, यहाँ पे आपने देखा मीनिंग आई है पर्सन।
पर्सन का क्या मतलब होता है? देखो यहाँ पे पर्सन का मतलब होता है ऐसा कोई भी बंदा जो कि लीगली भारत में रह रहा है। कैसा रह रहा है? लीगली भारत में रह रहा है। अब सिटीजन जो है वो तो आपको पता ही है, लीगली भारत में रहते ही रहते हैं। प्लस अगर कोई एक ऐसा पर्सन है जो कि वीज़ा लेकर आया है, ठीक है, या फिर जो पासपोर्ट के माध्यम से आया है, तो उसके लिए भी ये जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है उसको एंजॉय करने के लिए मिलेंगे। लेकिन एक ऐसा बंदा है जो कि इलीगली भारत के अंदर घुस गया है बाय द बॉर्डर, या फिर कैसे भी घुस गया है, उसके लिए, या फिर एक ऐसा पर्सन है जिसने इशू कराया था वीज़ा मात्र 6 महीने का और वो भारत में 6 महीने से ज़्यादा हो गया उसे रहते हुए, यानी कि 6 महीने का उसने वीज़ा इशू कराया था और उसे रहते हुए हो गया आज 12 महीने, तो उसे भी हम क्या मानेंगे? इल्लीगल रेसिडेंट मानेंगे। उसे भी हम क्या मानेंगे? इल्लीगल रेसिडेंट। उसे हम ये मानेंगे कि वो इल्लीगली भारत के अंदर रह रहा है। तो ऐसे पर्सन को भी हम लोग किस में काउंट करेंगे? हम लोग ऐसे पर्सन को भी लीगल में काउंट नहीं कर सकते जो वीज़ा लेके आया है और वीज़ा की समय सीमा 6 महीने की, लेकिन वह भारत में 12 महीने से रह रहा है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब इक्वलिटी बिफोर लॉ का क्या मीनिंग है मैंने आपको बता दिया, आप पढ़ लीजिएगा, वही सब लिखा हुआ है। हिंदी में बात करी जाए तो देखो हिंदी में भी सब वही है। कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण। आर्टिकल 14 है आपका, कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण। भारत के क्षेत्र में कानून या कानून के समान संरक्षण से पहले राज्य किसी व्यक्ति को समानता से इनकार कतई नहीं कर सकता। कानून के समक्ष समानता इसका क्या मतलब है? देखो इसका तात्पर्य है कि कानून की नज़र में सभी नागरिक समान होंगे, एक बराबर होंगे। ये ब्रिटिश परंपरा से उधार लिया गया है। पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है, बताइए सर जी कि जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है ये हमने किस कंट्री से लिया है? तो आपको याद रखना है एक महान जज थे ब्रिटिश के जिनका नाम था डाइसी। डाइसी जो है उन्हीं का एक प्रिंसिपल है ये, जिसका नाम है दोस्तों रूल ऑफ लॉ। अब ये जो है ये उन्मुखीकरण से में नकारात्मक है। अगर इसका करेक्टर देंगे तो ये कैसा है? नकारात्मक है स्टेट के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो स्टेट है ना वो चाह कर भी दोस्तों किसी के लिए इक्वेलिटी बिफोर लॉ जो है वह डिनाई नहीं कर सकता। ना वह ऐसा कर सकता है कि इक्वेलिटी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के लिए डिनाई कर पाए। तो ये करेक्टर में क्या है? स्टेट के लिए नेगेटिव है, क्योंकि राज्य दो नागरिकों के बीच किसी भी तरीके का भेदभाव करने से प्रतिबंधित है। राज्य जो है ना अगर वो दिल से भी चाहें कि मैं दो लोगों के बीच में भेदभाव कर लूँ, एक गोरा है एक काला है, राज्य के लिए यानी हमारे भारत देश के लिए, राज्य उत्तर प्रदेश नहीं है यहाँ पे, ठीक है, राज्य हमारे राज्य में यहाँ पे कौन कौन आता है? जितना भी लोग हमारी गवर्नमेंट से कनेक्ट होते हैं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, उनको हम काउंट करते हैं राज्य के अंदर। जैसे कि भारत सरकार, जैसे कि स्टेट लेजिस्लेचर, जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट, जैसे कि कोई ऐसी इंस्टीट्यूशन जैसे कि हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंड कर रहा है, या फिर आपके LIC, बहुत सारे तरीके की यहाँ पे चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ पे जो आपका यहाँ पे जो राज्य है ना वह मना नहीं कर सकता, LIC नहीं कह सकता कि भैया मैंने जॉब निकाली है लेकिन मैं गोरों के लिए जॉब दूंगा, कालों के लिए जॉब नहीं दूंगा। या फिर कोई क्राइम किया गया है तो उसमें भारत सरकार ये नहीं कह सकती भैया कि गोरे के लिए 6 महीने की सजा है और काले के लिए 3 साल की सजा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इक्वलिटी बिफोर लॉ, लॉ के समान सब एक बराबर है। चलो आगे चलेंगे हम लोग। अब यहाँ पे कुछ इक्वलिटी में कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। मैंने आपसे क्या कहा था, जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं ना भाई, आप कभी ये तो समझना ही मत कि वो एब्सोल्युटली दिए गए हैं, यानी कि 100% कैरेक्टर में ट्रू हैं। उनके अंदर कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस या फिर कुछ ना कुछ डिटेल रिस्ट्रिक्शन जरूर हैं। अब यहाँ पे देखो एक्सेप्शन अगर बात करूँ, अगर मैं एक्सेप्शन टू इक्वलिटी की बात करूँ तो यहाँ पे सबसे एक्सेप्शन आती है प्रेसिडेंट के केस में और गवर्नर के केस में। प्रेसिडेंट और गवर्नर अगर अपनी सर्विस के दौरान, अपनी ड्यूटी के दौरान, अपने 5 सालों के दौरान जो भी करते हैं गवर्नमेंट को जो भी करते हैं प्रेसिडेंट और गवर्नर अपनी ड्यूटी के दौरान, अपनी दोस्तों अपनी सर्विस के दौरान, अपनी जॉब के दौरान, उसके लिए क्या है, वह उत्तरदायी जो हैं वो किसी के लिए भी नहीं होते हैं, ठीक है। कोर्ट उन्हें बुला के ये नहीं पूछ सकता कल के लिए, बताइए जब आप 5 साल के लिए राष्ट्रपति या फिर आप 5 साल के लिए गवर्नर थे तो आपने जो है भैया वह ऐसा जो काम है वह क्यों किया, या फिर आपने 26 तारीख के लिए क्या करा। तो कोर्ट जो है ऐसा कुछ नहीं पूछ सकता। जो भी वर्क एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है प्रेसिडेंट जी के द्वारा और गवर्नर जी के द्वारा, उनके लिए ना प्रेसिडेंट उत्तरदायी है किसी कोर्ट में और ना गवर्नर उत्तरदायी है किसी कोर्ट में। अगर कोई क्रिमिनल कोई मुकदमा चल रहा है गवर्नर साहब के लिए या फिर प्रेसिडेंट साहब के लिए, अगर कोई पास्ट में इनका कोई क्रिमिनल केस चल रहा है इन दोनों के ऊपर,
तो ड्यूरिंग देयर सर्विस 5 साल की सर्विस के दौरान इन पर जो प्रोसीडिंग्स हैं वह किसी भी कोर्ट में कंटिन्यू नहीं की जा सकेंगी। यानी कि जो प्रेसिडेंट और गवर्नर हैं उन्हें 5 साल की पूरी दोस्तों छूट होती है कि उनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है वह नहीं की जाएंगी इन 5 सालों के दौरान, जब तक वह अपनी सर्विस में हैं। ठीक है, तब तक उन पर कोई भी क्रिमिनल मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। अब है दोस्तों, ना कि किसी भी प्रेसिडेंट को और गवर्नर के लिए हम दोस्तों जेल में डाल सकते हैं, यानी कि अरेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जब वह अपनी सर्विस पे हैं, यानी कि जब वो 5 साल के टेन्योर पे हैं, ना कि दोस्तों उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल पाएगी, ना उनके खिलाफ कोई सिविल प्रोसीडिंग यानी कि फौजीदारी मुकदमा भी उनके खिलाफ नहीं चल पाएगा, जब तक वह किस में हैं, अपनी टर्म ऑफ ऑफिस में है, यानी कि जब तक वह 0 से लेकर 5 साल तक की अवधि के बीच में है, तब तक उनके खिलाफ आप ये समझ लीजिए ना तो कोई सिविल प्रोसीडिंग चलेगी ना कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलेगी। अगर पास में उन्होंने कोई क्रिमिनल एक्ट किया है या कोई सिविल एक्ट किया है, सिविल एक्टिविटी किसी दोस्तों फौजदारी मुकदमा चल रहा है उनके ऊपर या क्रिमिनल मुकदमा चल रहा है, तो वह इनकी जॉब के दौरान स्वतः ही रुक जाता है, फिर वह बाद में कंटिन्यू किया जाता है जब ये जॉब पर नहीं होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको एक ये याद रखना है, इसका मतलब सिंपल सा है कि अपने ऑफिस के दौरान प्रेसिडेंट ने क्या करा, गवर्नर ने क्या क्या किया, ये इन्हें बताने की ज़रूरत किसी कोर्ट के सामने नहीं होती है। ओके, तो ये 4 इम्यूनिटी हैं जो कि प्रोवाइड कराई जाती है राष्ट्रपति जी के लिए और गवर्नर साहब के लिए। राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कार्यालय की शक्तियों और कर्तव्यों के अभ्यास और प्रदर्शन के लिए किसी अदालत के लिए बिल्कुल भी जवाबदेह नहीं है। किसी भी अदालत में राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ किसी भी आपराधिक कार्रवाई को शुरू या जारी नहीं रखा जाएगा। राष्ट्रपति या राज्यपाल की गिरफ्तारी या कारावास की कोई प्रक्रिया उनके कार्यकाल के दौरान बिल्कुल नहीं करी जा सकती है, चाहे वो फिर अदालत से ही क्यों ना ऑर्डर इशू करा जाए इनको पकड़ने का। राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ कोई भी सिविल कार्रवाई या किसी भी न्यायालय में अपने पद की अवधि के दौरान स्थगित नहीं की जाएगी। तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। अब मैं यहाँ अगर कंटिन्यू करूँ तो आप समझो कि इसमें एक्सेप्शन ऑफ इक्वलिटी में दोस्तों यही लोग नहीं आते, यहाँ पर और भी लोग आते हैं जो कि हैं आपके एम्बेसडर्स, आपके डिप्लोमेट्स जो दूसरे देशों के हैं और हमारे भारत के अंदर आके काम कर रहे हैं। तो उन्हें क्रिमिनल में भी दोस्तों उन्हें छूट मिली हुई है और सिविल में भी उन्हें छूट मिली हुई है। कोई क्रिमिनल मुकदमा है या सिविल मुकदमा है तो उसमें उनके ऊपर दोस्तों जो है वह प्रोसीडिंग कंटिन्यू नहीं करी जा सकती। अब कोई भी एक ऐसा पर्सन है दोस्तों जो कि न्यूज़पेपर को छापता है, न्यूज़पेपरों को लेख लिखता है, अगर वह लिख देता है गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, ठीक है, या फिर किसी भी अथॉरिटी के ख़िलाफ़, तो उसके लिए जो है वह जो है दोस्तों आपका जो है कतई भी कोई कोर्ट जो है उसे जवाबदेही के लिए नहीं बुला सकती। ठीक है, अगर कोई न्यूज़पेपर वाला है या फिर कोई रेडियो वाला है या फिर कोई टेलीविज़न वाला है, उसने क्या करा है, कोई एक ट्रू रिपोर्ट जो है वह पार्लियामेंट के बारे में या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में छापी है अपने अखबार के अंदर या फिर बताइए अपने रेडियो के अंदर या फिर दिखाइए अपने टेलीविज़न के अंदर, तो उसकी जो है किसी भी कोर्ट के अंदर कोई जवाबदेही नहीं होगी। उसे कोर्ट नहीं बुला सकती कि भैया तुमने ये काहे किया, क्योंकि उसकी जो रिपोर्ट है वो ट्रू रिपोर्ट है, तो उसके लिए उसे कोई भी जो कोर्ट है वह उसे नहीं बुला सकता। अगर किसी न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न ने कोई भी ऐसी खबर प्रसारित करी है जो कि अगेंस्ट जा रही है पार्लियामेंट के और स्टेट लेजिस्लेचर के, तो ऐसे केस के अंदर जो है वो जो व्यक्ति है जिसने ऐसा किया है टीवी पर दिखाई है या फिर न्यूज़पेपर छापी है या फिर रेडियो पर सुनाई है, तो उस पर्सन के लिए उसके खिलाफ ना तो कोई सिविल मुकदमा चलेगा ना उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल मुकदमा चलेगा। अब यहाँ पे कोई भी व्यक्ति जो कि पार्लियामेंट का सदस्य है या फिर जो स्टेट लेजिस्लेचर का सदस्य है, उसने जो है वह पार्लियामेंट के अंदर या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर क्या कहा या फिर उसने किस बिल पे क्या वोट दिया, ठीक है, इस बात के लिए जो कोर्ट है वह उससे बुला के नहीं पूछ सकता कि सर जी आपने जो है भैया पार्लियामेंट के अंदर ऐसा कहा, आपने ऐसा क्यों कहा, आपने पार्लियामेंट के अंदर गालियाँ दी, आपने चप्पलें फेंकी, आपने ऐसा क्यों करा। ठीक है, तो इसके लिए जो है दोस्तों कोई भी जो भैया प्रोसीडिंग है वह उन मेंबर्स के खिलाफ नहीं चलाई जाती हैं। इसलिए तो आप लोग देखते हो पार्लियामेंट के अंदर, स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर कितनी बदतमीजी करी जाती है। तो नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेजिस्लेचर शैल बी लायबल टू एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड और एनी वोट बाय हिम इन पार्लियामेंट लेजिस्लेचर और एनी कमेटी देयर ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात ये है कि स्टेट लेजिस्लेचर में किसी व्यक्ति ने जो कि स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट है, हिस्सा है, उसने क्या कहा, या फिर पार्लियामेंट ने जो कि पार्लियामेंट में कोई बंदा है जो कि उसका पार्ट है उसने क्या कहा पार्लियामेंट भैया, तो इसके लिए जो है
कोई कोर्ट किसी प्रकार का जो मुकदमा है उसमें नहीं चला सकता, ना कल को बुला के उससे पूछ सकता है कि भैया तुमने ये बात क्यों कही वहाँ, ठीक है, तुमने पार्लियामेंट के अंदर क्यों कहा कि जो है ये चीज़ ऐसी है। आगे चलूँगा यार और आपको अब समझाऊंगा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का क्या मीनिंग होता है। देखो यार, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का सिंपल सा मतलब होता है भाई ये है कि जो कानून है, ठीक है, कानून के समक्ष जो प्रोटेक्शन की बात है वह भारत के हर एक नागरिक को प्रोवाइड कराई जाए। यानी कि आप ऐसे समझ लीजिए, यहाँ पे ये जो पूरा चीज़ है ये लिया गया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, और ये दोस्तों इस बात को इंश्योर करता है कि जो कानून है उसका जो संरक्षण है वह हर व्यक्ति के लिए मिल सके। अब आपको अगर इस बात को समझना है तो आप इस बात को ऐसे लगा लीजिए, एक अमीर व्यक्ति जेल जाता है और एक गरीब व्यक्ति जेल जाता है, ठीक है। अरे ऐसा समझ लो यार, एक अमीर व्यक्ति ने गरीब व्यक्ति पे कर दिया केस। अब अमीर व्यक्ति के पास तो खूब सारा पैसा है, उसने क्या किया, एक बहुत ही काबिल वकील ढूंढा और उस गरीब आदमी के खिलाफ में नोटिस भेजा और उससे कहा कि इस तारीख को तुम मिलो, तुम्हारे खिलाफ अपने केस डाल दिया है। अब वो जो गरीब व्यक्ति है वह आप मान के चलिए इतना गरीब है बेचारा कि वह वकील को हायर नहीं कर सकता, उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वकील को वह हायर कर पाए। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, कानून में तो ये लिखा हुआ है कि कोई बंदा जो है अगर उसके खिलाफ अगर उसके खिलाफ कोई केस चलेगा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में तो उसको अपना वकील अपॉइंट करना पड़ेगा जो उसके लिए जाके रिप्रेजेंट करे कोर्ट में जाके। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि गरीब आदमी के पास तो पैसा ही नहीं है, तो वह क्या करेगा, ये जो कानून का संरक्षण है क्या उससे वंचित रह जाएगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। ये राज्य की जिम्मेदारी है, ये राज्य की जिम्मेदारी होती है, स्टेट की जिम्मेदारी होती है। मैं अगेन कह रहा हूँ, यहाँ स्टेट तो उत्तर प्रदेश में समझ लेना, तो यहाँ पर ये स्टेट की जिम्मेदारी होती है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति ना रहे जिसको कि दोस्तों कानून का संरक्षण ना मिल पाए। तो यहाँ पे क्या जिम्मेदारी है स्टेट की? स्टेट की जिम्मेदारी है कि उस गरीब आदमी के लिए वकील दे, ठीक है। जिम्मेदारी क्या है स्टेट की? यहाँ पे ये जिम्मेदारी बनती है कि वह उस वकील आदमी के उस व्यक्ति के लिए जो कि गरीब है, जिस पे कि रईस आदमी ने मुकदमा कर दिया है, उसके लिए एक सरकारी वकील दे जो कि वह उसका केस लड़ पाए। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से जो है बहस जो कानून होता है, लॉ होता है, उसका संरक्षण प्रोवाइड कराया जाता है हर व्यक्ति के लिए। अब कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि असमर्थ है संरक्षण लेने में, तो उसकी हेल्प करी जाती है दोस्तों स्टेट के द्वारा, यानी कि हमारी सरकार के द्वारा। तो चलो, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। यहाँ पे पढ़ लेते हैं एक बार क्या है। इट इज़ बोरोड फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्सेप्ट जो है वह अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। इट इम्प्लाइज दैट द स्टेट शुड इंश्योर दैट एवरी सिटीजन गेट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। यहाँ पे दोस्तों ये बात करी जाती है कि हर एक व्यक्ति के लिए लॉ का इक्वल प्रोटेक्शन मिले एंड नो वन शुड बी डिप्राइव ऑफ जस्टिस। किसी को भी न्याय से दोस्तों बिल्कुल भी डिप्राइव नहीं किया जाए, यानी कि उसको जो है वह न्याय मिलने में ऐसा ना हो कमी हो जाए। अब यहाँ पे आप खुद समझ के देखिए, अगर गरीब आदमी को वकील नहीं मिलेगा तो गरीब आदमी क्या करेगा? अब गरीब आदमी इतना तो पढ़ा लिखा होगा नहीं कि खुद जाके वकील बन जाए और खुद का केस लड़ने लगे, तो अल्टीमेट क्या होगा, उसकी तरफ से कोई वकील होगा नहीं, वो केस हार जाएगा। और खुद भी लड़ता है तो उसे कितना एक्सपीरियंस होगा। अगर आप ऐसी सिचुएशन मान के देख लो कि वह खुद भी केस लड़ने पहुंच जाता है, तो उसको दांव पेच क्या पता वकीलीगिरी के क्या दांव पेच है, तो उसमें तो वो हिक के हार जाएगा बिकॉज ऑफ पॉवर्टी और एनी अदर रीजन। अब पॉवर्टी है किसी और कारण की वजह से है, ठीक है। अब मान लीजिए एक बहुत धांसू आदमी, बहुत धाकड़ आदमी, उसकी किसी से ऐसी लड़ाई हो जाती है, बहुत लुंजू पुंजा आदमी है, अब धाकड़ ने मारा पीटा उसे, अब गरीब आदमी तो डर रहा है, उसके खिलाफ वो केस नहीं कर सकता। तो ऐसे में पुलिस क्या करे, ऐसे में सरकार क्या करेगी? ऐसे में हमारा सरकार क्या करेगा, कहेगा तुम टेंशन मत लो, तुम उसके खिलाफ केस करो। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हें पीट सकता है, मार सकता है, तो तुम हमसे 5 पुलिस वाले ले लो, 2 पुलिस वाले ले लो, 3 पुलिस वाले ले लो, जो तुम्हारे संरक्षण में जो है वो दिन रात खड़े रहेंगे, ठीक है। तो ऐसा किया। इट इज़ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट, सिंपल दिया है, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है ये। इट ऑल्सो इम्प्लाइज दैट पीपल हु आर इन सिमिलर सर्कमस्टेंसेस विल बी ट्रीटेड सिमिलरली। जो सिमिलर सर्कमस्टेंसेस में उन्हें सिमिलरली ही ट्रीट किया जाए, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। एक बार हिंदी पढ़ देता हूँ। ये अमेरिकी संविधान से पूर्ण रूप से उधार लिया गया है। इसका तात्पर्य है कि राज्य को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक नागरिक को कानून का समान संरक्षण मिले और किसी को भी गरीबी या किसी अन्य क्षेत्र से न्याय से वंचित नहीं किया जाए, ठीक है। तो आई होप गाइज आज आपको वो लेक्चर समझ में आया होगा। अगर लेक्चर समझ में आया ना भाई, तो बस मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दिया करो। अगर आपको यहाँ से कुछ भी प्रॉफिट होता है मेरी वीडियो से, देखो हमारा चैनल यार नया है और आपको अगर ऐसे क्वालिटी कंटेंट चाहिए, मैं इस चैनल के ऊपर 3 चीज़ें पढ़ाऊँगा, बहुत ही नंबर 1 तरीके से पढ़ाऊँगा। आपकी जनरल साइंस पढ़ाऊँगा, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ाऊँगा। अब आप चाहे इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजी को बायो का ही पार्ट मान लो, तो आपकी जनरल साइंस, ठीक है, जिसके अंदर आप मान सकते हो कि इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजी जनरल साइंस का ही पार्ट है, या फिर आप उसे ऐसा सेपरेट सब्जेक्ट मान लो। तो जनरल साइंस हो गया पहला, दूसरा इकोनॉमिक्स हो गया, तीसरा पॉलिटी हो गया, तीनों पढ़ाऊंगा पूरे, चौथा एथिक्स पढ़ाऊंगा। एथिक्स
जनरल साइंस, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, ये 4 पढ़ाऊँगा बिल्कुल मस्त तरीके से, बिल्कुल मस्त तरीके से। 2-3 हफ्ते के अंदर मैं एथिक्स भी ला रहा हूँ आप सबके लिए। एथिक्स पूरे यूट्यूब पे नहीं है, ठीक है? एथिक्स आप खोज के देख लो, पूरे यूट्यूब पे है ही नहीं। तो मैं एथिक्स भी आपके लिए पढ़ाऊँगा, एथिक्स का पूरा कोर्स कराऊँगा। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, हमारे को मोटिवेट करने के लिए इस चैनल को ज़रूर से लाइक करना पड़ेगा, इस वीडियो के लिए, इस वीडियो को ज़रूर से शेयर भी करना पड़ेगा। बस आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट है मेरी, ओके? तो चलो यार, मैं ऐसा आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़रूर से शेयर और लाइक कर देंगे। थैंक यू दोस्तों।